आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो 9th क्लास के लिए सेशन 2022-23 में जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन जारी किया है हिंदी सब्जेक्ट के लिए, उस पर आधारित सैम्पल पेपर को इस वीडियो के अंदर सोल्व करूंगा। जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें, जिससे आपको पता लगेगा कि पेपर कैसा आएगा और साथ ही आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैंने सैम्पल पेपर को पूरा सोल्व किया है। क्लास 9th हिंदी सैम्पल पेपर खंड क। और पहले जो खंड है, इस खंड के अंदर जो है सारे ग्रामर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, कलेजे पर सांप लेटना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसी के अंदर, स व्यंजन किन दो ध्वनियों से बना है। तो आंसर देखिए, पहले का आंसर है कलेजे पर सांप लेटना ईर्ष्या से जलना, इसका मतलब होता है ईर्ष्या से जलना। और वाक्य में प्रयोग है, राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर मंथरा के कलेजे पर सांप लेटने लगे। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है क प्लस से, यानी कि जो ये क्वेश्चन था, स व्यंजन किन दो ध्वनियों से बना है, इसका आंसर है ये। उसके बाद है ख पार्ट। ख के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, संकल्प शब्द से उपसर्ग छाट कर लिखिए। आंसर है इसके अंदर आता है सम उपसर्ग। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अड़ियल शब्द में से प्रत्यय छाट कर लिखिए। तो आंसर है इसका ईयल प्रत्यय। उसके बाद ग के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, नदी शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आंसर है नदी के दो पर्यायवाची हैं सरिता और तटिनी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसी के अंदर, उन्नति शब्द का विलोम आर्थी शब्द लिखिए, यानी कि उन्नति का विलोमार्थी शब्द है, उल्टा शब्द है अवनति, अवनति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। आंसर देखें, सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, यह, वह, कोई, कौन आदि। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है पर्सनवाचक सर्वनाम, और पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा है निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद अणय क्वेश्चन है, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। आंसर देखें, यह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों, वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों परंतु उनमें से एक उपवाक्य प्रधान हो तथा बाकी उपवाक्य उस पर आश्रित हों, मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे राम ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, आपकी वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है च के अंदर जो पहला है, कल शब्द के कोई दो अर्थ लिखो। तो कल बीते हुए कल को भी कहते हैं, यानी कि बीता हुआ दिन और आने वाला दिन। दूसरा क्वेश्चन है, ग्राम शब्द का तद्भव रूप लिखिए। तो आंसर है इसका ग्राम का गांव। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर पहला है, जो पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन, रूपक अलंकार की 100 उदाहरण परिभाषा दीजिए। आंसर देखें, रूपक अलंकार काव्य में जहां उपमेय और उपमान में बहुत अधिक समानता होने के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, रूपक अलंकार काव्य में जहाँ उपमेय और उपमान में बहुत अधिक समानता होने के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखें, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसी के अंदर, पीपर
पात, सरिस, मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आंसर है इसका उपमा अलंकार। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर एक एप्लीकेशन आएगी और एक लेटर आएगा। इन दोनों में से जो भी आपको आसान लगे वो आपको करना है। अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, प्रार्थना पत्र लिखे। ये एप्लीकेशन है। और चॉइस में जो है, अपने भाई के विवाह में मित्र को आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर मैंने दूसरे वाले का आंसर लिखा हुआ है। परीक्षा भवन, रामनगर। तारीख लिख दीजिए कोई भी। प्रिय मित्र अमित, नमस्कार। अभी लगभग 10 दिन पहले मैंने तुम्हारे पास पत्र में लिखा था कि मेरे बड़े भाई नरेश के विवाह की बात चरखी दादरी निवासी श्री जगफूल की पुत्री संतोष देवी के साथ चल रही है। तुम्हें जानकर यह प्रसन्नता होगी कि यह रिश्ता अब पक्का हो गया है। चूँकि भाई साहब को अगले महीने फरवरी में अमेरिका जाना है, इसलिए उनके विवाह की तारीख 20 जनवरी निश्चित हुई है। अतः इस अवसर पर मैं तुम्हें सपरिवार आमंत्रित करता हूँ। यद्यपि मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी के पास अलग से निमंत्रण पत्र भेज रहे हैं, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी प्रतीक्षा किए बिना 10 जनवरी को यहाँ पहुँच जाओ। मैं तुम्हारे साथ जाकर बाजार से अपने लिए सामान खरीदना चाहता हूँ। शेष बातें मिलने पर होंगी। मेरी ओर से माताजी व पिताजी को चरण वंदना कहना। तुम्हारा मित्र देव। पत्र पाने वाले का पता, और यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है जिसके पास आपने पत्र यानी कि पत्र भेजा है। श्री अमित, सपुत्र श्री राज, मकान नंबर ये, और ये रेलवे रोड भिवानी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आएगा। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको निबंध लिखना है। ये टॉपिक दिए गए हैं। समाचार पत्र का महत्व, मेरा आदर्श अध्यापक, कन्या भ्रूण हत्या, राष्ट्रीय एकता, साहित्य और समाज। इनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। मैंने राष्ट्रीय एकता के ऊपर लिखा है। परिचय। राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय एकता, अखंडता के महत्व को समझते हुए देशवासियों के हृदय में एकता की भावना प्रवाहित करने तथा राष्ट्रीय एकता को गंभीरता से लेने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस और राष्ट्रीय एकता सप्ताह दोनों ही अलग अलग समय पर आयोजित किया जाता है, यानी कि किए जाते हैं। दोनों समारोह का उद्देश्य एक ही है, राष्ट्रीय एकता के महत्व के प्रति जन जागरूकता फैलाना। उसके बाद है राष्ट्रीय एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल के देश को एक सूत्र में पिरो के रखने की सोच को सदैव भारतवासियों के स्मृति में यानी कि यादों में जिंदा रखने के लिए 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर को वल्लभ भाई पटेल के जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। राष्ट्रीय एकता सप्ताह। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को उत्सव के रूप में पूरे सप्ताह मनाया जाता है। इससे संबंधित सूची निम्न है। 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, 20 नवंबर को अल्पसंख्यक कल्याण दिवस, 21 नवंबर को भाषाई सद्भाव दिवस, 22 नवंबर को कमज़ोर वर्गों का दिवस और 23 नवंबर को सांस्कृतिक एकता दिवस। 24 नवंबर को महिला दिवस, 25 नवंबर को संरक्षण दिवस। देश को बाहरी शक्ति से बचाने के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। देश को बाहरी शक्ति से बचाने के लिए सभी देशवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना का होना बहुत ज़रूरी है। इतिहास गवाह है, जब जब राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता को ताक पर रखा गया है, तब तब किसी बाहरी शक्ति ने इसका लाभ उठाकर हमें तोड़कर रख दिया है। भिन्न भिन्न समय पर हमारे देश में अनेक शासकों ने शासन किया, जिससे विभिन्न जाति भारत में फल फूल पाई। संचार का कोई सशक्त माध्यम न होने के कारण यानी कि संचार का कोई सशक्त माध्यम न होने के वजह से ब्रिटिश सरकार को यह अनुमान लग गया था
लग गया कि वह हमें जाति और धर्म के नाम पर बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं, और उन्होंने यही किया। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को इस बात का आभास होने पर उन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा। कुछ तो जेल से ही अपने कलम के दम पर देश में राष्ट्रीय एकता के महत्व को बताने चल पड़े। जंग जीतने के लिए राष्ट्रीय एकता की भावना निहित होने पर देश कम सैन्य शक्ति में भी विजय प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत अनेकों सैनिक तथा हथियार होने पर भी एकता के अभाव में राष्ट्र जीती हुई बाजी हार जाता है। निष्कर्ष, राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अभाव में हम पुनः दासतापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। राष्ट्र से हम से राष्ट्र नहीं, राष्ट्र से हम हैं, हम से राष्ट्र नहीं। राष्ट्र के न होने पर हमारा कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद है खंड ख। यहाँ पर 5वें क्वेश्चन में निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के आगे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प छांटकर लिखिए, यानी कि MCQ वाले क्वेश्चन है ये, लेकिन यहाँ पर मैंने जो है सीधा डायरेक्ट इनका आंसर लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है लल दयद किसके घर जाना चाहती है, तो आंसर है परमात्मा के। रस खान लुकटी और कामरिया पर क्या न्यौछावर करने को तैयार है, तो आंसर है तीनों लोकों का राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि पेट पर जुआ लगाकर क्या खींचता है, तो आंसर है मोट। ग्राम श्री कविता का मुख्य विषय क्या है, तो आंसर है ग्रामीण प्रकृति। कवि किस गांव से लौटकर आया है, तो आंसर है चंद्र गहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल रूपी पाहुन को आते देख कौन ठिठक गया, तो आंसर है नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि की माँ किसकी सलाह से जिंदगी जीने एवं दुख बर्दाश्त करने का मार्ग खोजती थी, तो आंसर है ईश्वर। मदरसों की इमारतें किसमें ढह गई लगती हैं, तो आंसर है भूकंप में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो काव्यांश का जो पार्ट है, यानी कि स्टैंजा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके नीचे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो कवि का नाम है कबीरदास और कविता का नाम है सखियाँ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसमें विष शब्द का विलोम लिखिए। तो आंसर है अमृत। विष का विलोम होता है, यानी कि उल्टा मतलब होता है अमृत। सब विष पर विष कब अमृत हो जाता है, सब विष कब अमृत हो जाता है, तो आंसर है जब सच्चे ईश्वर भक्त को सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाता है, तब सब विष अमृत बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ प्रेमी शब्द से क्या तात्पर्य है, आंसर है ईश्वर का सच्चा भक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित काव्यांश का भाव एवं शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये जो स्टैंजा है इसका भाव बताना है और शिल्प सौंदर्य बताना है। आंसर देखें। सबसे पहले भाव सौंदर्य। इस पद्यांश में कवि ने गांव में बादलों के आने का बड़ा सजीव एवं मार्मिक वर्णन किया है। कवि ने बादलों को दामाद के रूप में प्रयुक्त करते हुए उसके आगमन पर प्रकृति के विभिन्न उपादानों के हर्षोल्लास यानी कि खुश होने का चित्रण किया है। उसके बाद है शिल्प सौंदर्य। काव्यांश में तत्सम तद्भव एवं देशज शब्दों से युक्त हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों में चित्रात्मक शैली का बड़ा ही स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। गीति शैली का भी प्रयोग है। कवि ने यहाँ प्रकृति का चित्रण मानवीयकरण के रूप में किया है। अनुप्रास, अनुसूक्ति, पुनःसूक्ति, प्रकाश, उत्प्रेक्षा तथा मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है।
काव्यांश में प्रसाद गुण है तथा तुकांत मुक्तक मुक्तक छंद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सरसों की सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता है, यानी कि सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता है। आंसर देखें। सरसों को सयानी कहकर कवि यह कहना चाहता होगा कि सरसों के पौधे बड़े हो गए हैं तथा उनमें पीले रंग के फूल और फलियां विकसित होने लगी हैं। कवि ने इस परंपरा की ओर इशारा किया है कि सयानी होने पर लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है। कवि यहाँ उसके हाथ पीले होने की बात भी करता है। उसके बाद है खंड ग। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के आगे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प छांटकर लिखिए, यानी कि जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे वो काव्य में से थे और ये गद्य में से हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें, प्रतिदिन प्रातःकाल कुत्ता कहाँ बैठा रहता था, तो आंसर है गुरुदेव के आसन के पास। दूसरा क्वेश्चन है गुरुदेव कुछ समय के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहाँ रहने लगे थे, तो आंसर है श्री निकेतन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बापू ने लेखिका से क्या सुनाने को नहीं कहा, तो आंसर है कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद की कमजोरी क्या थी, तो आंसर है गलत बात से समझौता न करना। अंग्रेज सिपाही महल के अंदर कैसे घुसे, तो आंसर है फाटक तोड़कर। सम्मोहन एवं वशीकरण की शक्ति किसमें है, तो आंसर है विज्ञापन में। सुमति कौन था, तो आंसर है मंगोल भिक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद की इस कहानी में प्रधान पात्र कौन है, तो आंसर है बैल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। तो गद्यांश जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा बर्ड वाचर। यहाँ से ही आपको पाठ के बारे में पता लग जाएगा, बर्ड वाचर से ही शायद। पहला क्वेश्चन देखें, पाठ व लेखक का नाम बताइए। तो पाठ है सांवले सपनों की याद और लेखक हैं जाबिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पाठ में बर्ड वाचर कौन है, तो आंसर है सालिम अली। इस पाठ में बर्ड वाचर हैं। उसके बाद है पक्षियों के संबंध में सालिम अली के क्या विचार थे। आंसर देखें। पक्षियों के संबंध में सालिम अली यह सोचते थे कि उनकी एक हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्रेमचंद अथवा जाबिर हुसैन का साहित्यिक परिचय दीजिए। साहित्य परिचय देना है इन दोनों में से किसी एक का, तो मैंने यहाँ पर जाबिर हुसैन का लिखा हुआ है। जीवन परिचय। श्री जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 ईस्वी में बिहार के नालंदा जिले के नोनही राजगीर नामक गांव में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। ये पढ़ने में बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र थे, अतः आगे चलकर इन्होंने अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य में उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा अंग्रेजी प्राध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। अध्यापन करते करते ही उनका झुकाव राजनीति में हो गया तथा वे अध्यापन छोड़कर सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे। 1977 ईस्वी में ये बिहार के मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। ये अब भी स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य में जुटे हुए हैं। उसके बाद है साहित्यिक रचनाएं। जाबिर हुसैन ने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य की गद्य विधा की श्रीवृद्धि की है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। एक नदी रेत भरी, जो आगे हैं, अतीत का चेहरा, लोगो, जैला बीबी का मजार। उसके बाद है साहित्यिक विशेषताएं। जाबिर हुसैन आम आदमी के साहित्यकार हैं। इन्होंने अपने युग के समाज सामाजिक जीवन का व्यापक अध्ययन करते हुए अपनी रचनाओं में आम आदमी के संघर्ष को अभिव्यक्ति प्रदान की है। क्योंकि इनके पास राजनीतिक और सामाजिक जीवन का गहरा अनुभव था, इसलिए ये अपनी गद्य रचनाओं में समाज व आम आदमी से जुड़ी प्राय प्रत्येक समस्या को उभारने में सफल रहे।
उसके बाद है भाषा शैली। जाबिर हुसैन की रचनाओं में आम बोलचाल की सरल, सहज तथा प्रवाहमयी हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। रोचकता इनकी भाषा का सहज गुण है। इन्होंने अपनी भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों के साथ देशज तथा अनेक स्थानों पर उर्दू एवं अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? आंसर देखें। बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हम अपनाना चाहेंगे। नंबर 1, शौर्य व वीरता का भाव। बालिका मैना आरंभ से ही शौर्य व वीरता का भाव अपने अंदर सजोए हुए हैं। जब महल की तोप से उड़ाने के लिए सैनिक आते हैं तो वह डरती नहीं बल्कि तर्क देकर उनको समझाती हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट, देश प्रेम की भावना। मैना के बारे में सोचने पर निश्चय ही देश प्रेम की भावना सामने आती है। जब वह प्रसाद के ढेर पर बैठकर रो रही थी तो गिरफ्तार होने पर चुपचाप चल पड़ती है, अतः अंत में देश की खातिर अपना बलिदान कर देती हैं। उसके बाद है खंड घ, क्वेश्चन नंबर 13। कृतिका भाग 1 पाठ्य पुस्तक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त हो रही हैं? आंसर देखें। लोगों के इस कथन से यह पता चलता है कि लोग बाढ़ की विभीषिका से घबराए हुए थे। हर आदमी यह जानना चाहता था कि जहां वह रहता है वह क्षेत्र बाढ़ से सुरक्षित है अथवा नहीं। यदि वहां बाढ़ के पानी के आने का खतरा हो तो वह सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सके। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी के पोतहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। आंसर देखें। लेखिका की परदादी उन महिलाओं में से है जो लीक से हटकर चलना चाहती थी। हालांकि लेखिका का परिवार एक परंपरावादी परिवार था जो पहली संतान के रूप में लड़के की कामना करता है, परंतु लेखिका की परदादी शायद समाज व परिवार की इस परंपरा को तोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी पोतहू की पहली संतान लड़की होने की मन्नत मांगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है। आंसर देखें। राम स्वरूप स्वभावतः उच्च शिक्षा का पक्षधर होने के कारण अपनी पुत्री को उच्च शिक्षा दिलवाता है, परंतु जब उसके विवाह का प्रश्न आता है तो उस जमाने के अनुसार उसके सामने यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि कोई अच्छा वर अधिक पढ़ी लिखी लड़की से विवाह नहीं करना चाहता। गोपाल प्रसाद और उसका पुत्र शंकर जो उसकी लड़की उमा को रिश्ते के लिए देखने आ रहे हैं, वे भी अपने लिए मैट्रिक पढ़ी लड़की ही चाहते हैं। राम स्वरूप समझता है कि यह रिश्ता उसकी लड़की के लिए, 2 बार लिखा गया था इसलिए एक बार काट रहा हूँ, के लिए उचित है, क्योंकि लड़का एक अच्छे खानदान का है तथा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। इसलिए वह विवाह के लिए लड़की की शिक्षा को छिपाता है। वह अपनी बीए पढ़ी लड़की को मैट्रिक पास बताकर लड़के वालों के सामने प्रस्तुत करता है। उसका विरोधाभास उसके एक लड़की के पिता होने की व्यवस्था को उजागर करता है, जो अपनी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में करना चाहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। आंसर देखें। भूख मीठी की भोजन मीठा से अभिप्राय यह है कि भोजन का असली स्वाद तो वही बता सकता है जो कई दिनों से भूखा है। भूखे व्यक्ति को कैसा भी भोजन मिलने पर वह खुशी से उसको खाता है, जबकि तृप्त व्यक्ति को भोजन का असली मज़ा नहीं मिलेगा। यानी कि जो व्यक्ति छिका हुआ है, यानी कि जिसका पेट भरा हुआ है, को भोजन का असली मज़ा नहीं मिलेगा। उदाहरण के रूप में इस कहानी में भूखी बुढ़िया को चाय के साथ सूखी रोटी भी स्वादिष्ट लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने को बाध्य कर दिया, यानी कि मजबूर कर दिया। आंसर देखें। लेखक को किसी ने एक वाक्य कह दिया था, निश्चय ही वह वाक्य लेखक के हृदय को दुखी कर देने वाला होगा, इसलिए लेखक अचानक दिल्ली जाने को बाध्य हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें जो है नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन आए हैं और नैतिक शिक्षा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपने चैनल पर करवा चुका हूं। पहले ही मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको सर्च कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है नैतिक शिक्षा का। जिज्ञासु ने स्वामी विवेकानंद जी से क्या प्रश्न किया व उन्होंने उसे क्या करने को कहा। आंसर देखें। यहाँ पर जिज्ञासु का मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब पता लगने पर आपको आंसर याद हो जाएगा। जिज्ञासु का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कोई बात जानने की इच्छा रखता हो। तो यहाँ पर अब आंसर देखें। जिज्ञासु ने स्वामी विवेकानंद जी से प्रश्न किया कि माँ की महिमा संसार में किस कारण से गाई जाती हैं। यानी कि जो जिज्ञासु व्यक्ति था वो जानना चाहता था कि माँ की महिमा संसार में क्यों गाई जाती है। यह सुनकर स्वामी ने उससे पहले तो 2 शेर का एक पत्थर लाने को कहा। जब वह व्यक्ति पत्थर ले आया तो स्वामी जी ने उससे उस पत्थर को कपड़े में लपेटकर अपने पेट से बांध लेने को कहा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन ख, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। आंसर देखें। ये जो नैतिक शिक्षा एक क्वेश्चन है, इसमें पहले 2 क्वेश्चन जो हैं 3-3 नंबर के हैं और बाद में दोनों क्वेश्चन जो हैं 2-2 नंबर के हैं। तो इस तरह से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं नैतिक शिक्षा से। आंसर है पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है चारों ओर का आवरण या घेरा। जो कुछ हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, यानी कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वह सब पर्यावरण है। मिट्टी, जल, वायु, मृदा, प्राणी सभी पर्यावरण के घटक यानी कि अंग हैं। इनमें परस्पर होने वाली भौतिक जैविक प्रक्रियाएं भी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। विभिन्न तत्वों की अनुपातिक भिन्नता के कारण अलग अलग स्थानों के पर्यावरण में पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है। किसी स्थान विशेष के पर्यावरण निर्माण में मानव अंतिम महत्वपूर्ण व क्रियाशील घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण ने तांत्रिक साधन की शिक्षा किससे प्राप्त की। तो आंसर है कृष्ण ने तांत्रिक साधना की शिक्षा भैरवी नाम की एक सन्यासिनी से प्राप्त की। उस सन्यासिनी को वे अपनी माता तथा शिक्षिका दोनों मानते थे। लास्ट क्वेश्चन है जग बीच खड़े होने से कवि का क्या तात्पर्य है। जग बीच खड़े होने से कवि का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति जहाँ और जिस स्थिति में है उसे वहीं रहते हुए अपने कार्यों को करते रहना चाहिए। तो ये था आपका क्लास 9th का हिंदी के सैम्पल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन और बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा आपका कल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।